बड़ी बड़ी टीमों ने बड़े बड़े कोचेस चेंज किए हैं, लेकिन मैं इस पे नहीं जाऊंगा कि कोच चेंज किए जाए। आपको क्या लगता है कि आप पाकिस्तान टीम को यूनुस खान की कमी महसूस हो रही है एज अ बैटिंग कोच? सारे फैसले वसीम के नहीं है, जो मुझे अंदाजा होता है वसीम को भी मैं ये बोलता हूँ। मुझे जो प्रॉब्लम आ रही है ना पाकिस्तान टीम की कप्तानी की भी और टीम की भी, वो है एक फॉर्मेट है, वो वनडे है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलीम खालिक और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम क्रिकेट कॉर्नर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जब इंग्लैंड में मौजूद है और बड़ी ही खराब परफॉर्मेंस रही, और एक बी टीम या सी टीम जिसके बारे में कहा जा रहा था कि पाकिस्तान आसानी से उसको तीनों मैचेस में हरा देगा, बदकिस्मती से उलट हो गया और आसानी से तीनों मैच हार गया। इसकी क्या वजूहात थी और आगे बेहतरी के लिए क्या करना चाहिए, इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे गेस्ट हैं राशिद लतीफ़, साबिक पाकिस्तानी कप्तान। बड़ी खुल के बात करते हैं, इसलिए उनसे बात करके भी मज़ा आता है। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई, कैसे हैं आप? ये क्या हो गया पाकिस्तान टीम को? हम तो कह रहे थे, वालेकुम सलाम, वालेकुम हम तो कह सलाम। रहे थे बी टीम है, सी टीम है, ये तो 3-0 से हरा गई वो बी टीम। नहीं, हमारी टीम तो खेली नहीं ना, हमारी भी बी टीम खेली है। अच्छा, तो हमारी ए टीम में कौन था फिर? जो सिलेक्ट नहीं हुए। अच्छा, मसलन आपके ख्याल में कौन से ऐसे प्लेयर थे? नहीं नहीं, बहुत ये है, बहुत सारे प्लेयर ऐसे होते हैं जो कि नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं, होते नहीं हैं। इमाद वसीम एक ऐसा प्लेयर था जो कि ना टीम में जगह बना सकता था, और अनफॉर्चुनेटली हारिस सोहेल वो अनफिट हो गए। तो दो तीन ऐसी चीज़ें हुई हैं कि जो कि स्पिन डिपार्टमेंट में भी शादाब आउट नहीं कर पाए, काफ़ी दिनों से स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन क्वेश्चन मार्क था, और फिर वो वाइस कैप्टन भी बने। तो गलतियां तो हैं जो कि नज़र आ रही हैं। ऑन द कार्ड थी, ऑन द वॉल थी ये तो, लेकिन इस हाँ। तरह से हार जाना, वो एक एक्सेप्ट नहीं कर रहा माइंड ना यार। ठीक है, हारते हैं, लेकिन 3-0 हो जाना। इंग्लैंड में हमेशा हम लोग वनडे सीरीज जीते नहीं, चले ये बात है, लेकिन खेलते अच्छे थे हम लोग। लेकिन हम लास्ट में देखें 2016 में हमने 444 नॉटिंघम में हुए हमारे खिलाफ, हमने 4-1 हम वो सीरीज हारे। तो इतना अच्छा रिकॉर्ड हमारा वनडे का नहीं है, और अब तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होना चाहिए। वसूख से साथ कह सकते हैं कि हमारे क्रिकेट वनडे की कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। लास्ट इवेंट जो हुआ है अभी स्टेट बैंक के ग्राउंड पे, देखें आप सोच देखिएगा, हमारे डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा किसी चीज को, हमारे पास जो ग्राउंड अवेलेबल थे स्टेट बैंक के ग्राउंड पे, मैं पूरा वनडे टूर्नामेंट के लिए, तो ये सोच थी हमारी। और उसमें से एक प्लेयर शायद जो प्लेइंग 11 में था, वो उस इवेंट में पार्टिसिपेट किया था, सऊद शकील या शोएब मकसूद, इसके अलावा कोई भी खेला ही नहीं इवेंट। और साथ में एक और हो गए, मैं थोड़ा सा नाम याद कर रहे थे, फ़खर जमान, जो कि इंजरी हो गई थी। तो हमारे 2 साल में एक इवेंट हुआ वनडे का, वनडे की तरजीह हम नहीं दे रहे। उसकी डिफरेंट वो फिटनेस लेवल बहुत हाई होना चाहिए वनडे में। हम लोग महदूद होके रह गए हैं T20 में, और T20 में हमें अच्छा परफॉर्म करना चाहिए आगे, लेकिन इस पर हम आगे जाके डिटेल में बात करते हैं कि क्या वजूहत हुई जो कि हमारे वनडे में हमारा जो माइंड सेट है वो खराब हो गया है। लेकिन वनडे का तो राशिद भाई चैंपियंस ट्रॉफी भी होगी, फिर वर्ल्ड कप भी होगा, पाकिस्तान खुद मेजबानी की भी बात कर रहा है। और आपने बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया है कि वनडे जो है तरजीहात में शामिल नहीं है। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है तभी बड़े टाइटल जीते जाते हैं। तो अभी से ये हाल होगा तो फिर आगे क्या होगा जाके? लेकिन जब आप प्लान करते हैं ना, पूरे सीजन को करते हैं, कुछ डेवलपमेंट के काम होता है उसमें, फिर आप यंगस्टर्स को नीचे अभी लास्ट 3, मैं सिर्फ इस बोर्ड की बात नहीं कर रहा, इससे पिछले वाले बोर्ड को भी मैं शामिल करूंगा। 3-4 साल थे ना, हमारे जो निचले लेवल की क्रिकेट है ना वो बहुत अच्छी नहीं हुई। मैं उसमें अंडर 13 की बात कर सकता हूँ, अंडर 16 की बात कर सकते हैं, अंडर 19 की। फिर डोमेस्टिक लेवल पे अगर देखा जाए तो हमने सिर्फ कराए हैं टूर्नामेंट, अचीव नहीं किया कुछ भी ना। कि हमने रावलपिंडी में एक वनडे टूर्नामेंट करा दिया, टीवी पे दिखाना है 1-1.5 हफ्ते के लिए, उसके जो टाइम फ्रेम है ना उसको बढ़ाना पड़ेगा आपको इवेंट के लिए। जिस तरह से आप PSL की या T20 कप की तैयारी करते हैं, उसी तरह वनडे कप की भी तैयारी करें। तो मेरे ख्याल से हमारी जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं, इससे पहले वाला और इसको दोनों को मिलाऊंगा क्योंकि एक ही गलती नहीं है, उन्होंने तरजीहात में शामिल नहीं किया। करना पड़ेगा, आपकी डोमेस्टिक आपकी कोर होती है, ये नहीं है सिर्फ कराना नहीं है। उससे हासिल क्या किया आपने, उनसे कौन से प्लेयर्स हासिल किया आपने,
ये तो प्लेयर जो वनडे में खेल रहे हैं, ठीक है, कभी कभार अवेलेबल नहीं होते, उनको टाइम नहीं मिलता, टीम के साथ होते हैं, कैंप में होते हैं, तो नहीं खेल पाते। लेकिन बिल्कुल ही नहीं खेल पाएंगे इसका अंदाजा देखे नहीं हुआ। अब सिलेक्शन कमेटी हो या कैप्टन बाबर हो या हेड कोच हो, सबसे ज्यादा प्रेशर तो बाबर के ऊपर आ गया ना, जो आना नहीं चाहिए था क्योंकि आप, कप्तानी का प्रेशर उसके ऊपर आ गया, बात कप्तानी की शुरू हो जाएगी, क्योंकि टीम हमें ऐसी दी गई है, तो वो प्रेशर बाबर के ऊपर आ जाएगा। मेरे ख्याल से मोहम्मद वसीम पे भी इतना प्रेशर नहीं है, मिसबा पे भी नहीं है, सारा प्रेशर के परफॉर्म करना है बाबर को, तो उसके ऊपर प्रेशर पड़ता जाएगा। और अभी आपने देखा होगा कि जैसे बाबर और रिजवान जब परफॉर्म करते हैं तो स्कोर बनता है, वो जल्दी आउट होता नहीं बनता। पहले दोनों मैचेस जो थे उसकी मिसाल है, तीसरे में उन्होंने स्कोर किया तो फिर जो है पाकिस्तान टीम ने बड़ा स्कोर किया। और बाबर कोशिश तो कर रहे हैं मगर राशिद भाई के वो बैलेंस रखे, उसने तो इतनी बड़ी इनिंग खेली फिर भी टीम हार गई। अब बाबर बॉल भी पकड़ ले शायद, तो शायद को बॉलिंग भी बेहतर हो जाए। इसमें देखिए एक चीज जो मैंने नोट की है, देखिए ये जो अभी देखा होगा आपने, इंग्लैंड में एकदम से हुआ कि कोरोना की वजह से उनकी टीम दस्तयाब नहीं है। अब उनकी सिलेक्शन कमेटी ने डिसाइड किया कि ये टीम खेलेगी, खेली, उनका कप्तान ने इंटरफेरेंस नहीं की, उनके हेड कोच ने इंटरफेरेंस नहीं की, किसी ने भी नहीं की। उनको हेड कोच को टीम मिली और उन्होंने खिला दी। अगर यही सूरत हाल हमारे पास होती तो हम 2 दिन और ले लेते, या टीम अनाउंस करने में डिले हो रहे हैं, हमारे हेड कोच के इतने लोग मिस हो गए, हमारे कप्तान के इतने लोग मिस हो गए, हमारे चीफ सेलेक्टर के इतने लोग मिस हो गए, या जो नीचे हमारे सिलेक्शन कमेटी है उनके लोग मिस हो गए, तो उसी में हम उलझ जाते हैं। उन्होंने कितने स्मूथली काम किया कि नई टीम बनाई। इसका मतलब है कि उनको अपने 40 प्लेयर पता है वनडे के, वनडे T20 के 50 प्लेयर पता होंगे, कुछ प्लेयर वनडे में नहीं खेल सकते। तो उन्होंने, अब ये हमारे लिए ये फॉर्मेट बहुत मुश्किल होता जा रहा है, वनडे स्पेशली, हम T20 और टेस्ट मैच हम चंद खेलते हैं, तो उस पर हमारी क्रिकेट खड़ी हुई है, जिससे हमारा फाइनेंस हो रहा है। हम वनडे से मिसिंग हो गए हैं काफ़ी साल से, अगर देखें ना, वनडे हमारे डोमेस्टिक से भी मिस हो रहा है। तो ये एक बड़ी हैरत की बात है कि किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया कि वनडे इवेंट नहीं होता। एक हुआ है, वो भी बड़ी मुश्किलों से हमने किया है, जो कि साल के एंड पे था बिल्कुल, वो हमने कराया है, जहाँ पे कुछ प्लेयर ने परफॉर्म किया है। तो इसको सोचना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। ओपनिंग का भी आपने नोट किया होगा कि ओपनिंग में भी पाकिस्तान को मसाइल जा रहे हैं। 6-7 जो आखिरी मैच हुए एक ही बड़ी शराकत मिली है। और इमाम के बारे में आपकी राय हो सकता है कुछ अलग हो, लेकिन वो शायद कोशिश करते हैं कि अपने आप को मैं बचाऊं, टीम के लिए बाद में शायद सोचते हैं। हो सकता है आपकी सोच गलत हो, आप इस अलग हो इससे। आप क्या एग्री करते हैं आप? नहीं, बात आपकी ठीक है, लेकिन अब क्या है कि पहले दोनों साथ ही, दोनों ने साथ ओपन किए, फखर जमान को देखते हैं हम और इमामुल हक को, दोनों साथ ओपन, लेकिन क्या है, एक एंड से स्ट्रोक खेले जाते थे, फखर जमान गेम को लेके चलता था, और ये एक काम जो ओपनर का होता है कि उसको लेके चलना है, अपनी विकेट भी संभालनी है, लेके चलना है। अब दोनों एक तरह से खेल रहे हैं। फखर भी मतलब टेक्निक फखर की ज़्यादा बेटर है, लेकिन क्या है, फखर का जो रोल था ना, रोल डिफाइंड कोच इसने किया होता है। मिकी आर्थर ने डिफाइन किया हुआ था कि फखर आप थोड़ा तेज खेलेंगे। मिकी आर्थर का मैं इसलिए वसूख से बोल सकता हूँ कि कराची किंग में भी खुर्रम मंजूर और बाबर आजम भी बैटिंग करते थे ना, या कोई और करता था, तो एक रोल था बाबर का, तुम्हें आखिर तक जाना है, खुर्रम या कोई और एलेक्स हेल हो जाए कोई भी, कि आपको हिटिंग करनी है। तो सेम चीज मिकी ने इनके साथ की होगी। मिकी के जाने के बाद फर्क पड़ गया दोनों को, फखर को भी फर्क पड़ा है, थोड़ा बहुत जरूर पड़ा है, और इनको भी पड़ा है। लेकिन टेक्निक के लिहाज से देखो तो फखर ज़्यादा बेहतर लगा, हालांकि रन नहीं किए उसने, जो मैं एज ए क्रिकेटर आपको बता सकता हूँ कि वो आराम से खेल रहा था। तो इनको थोड़ी सी परेशानी इमामुल हक को नज़र आ रही है, एज ए टेक्निक उनका पाँव क्रॉस गिरता है, बहुत ज़्यादा नीचे चले जाते हैं, और उसको खेलने में उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो चेंज, अब ये कोच, ये मैं इन दोनों की बात जो कर रहे हैं हेड कोच के ऊपर देता हूँ कि वो किस तरह से खिलाना चाह रहे हैं। दोनों एंड रुकवाना चाह रहे हैं, विकेट ना गिरे, बाबर और रिजवान आके संभालें, तो ये सोच गलत है। विकेटें नहीं बचानी है, आपको स्कोर लेके चलना है। कल इंग्लैंड ने स्टार्ट किया, विकेटें गिर रही थी उनकी, लेकिन उनका फ्लो नहीं रुका। हमारा फ्लो रुक रहा है, विकेटें भी गिर रही हैं। कल नो डाउट हमने बहुत बड़ा स्कोर किया था, ये जो पिच थी वो 350 से ज़्यादा की पिच लग रही थी, क्योंकि दूर से बॉल हिट लग रही थी। तो मेरे ख्याल से जो ओपनिंग है ना,
टेक्निकल फॉल्ट तो पाकिस्तान में हमेशा रहे, सईद अनवर हो, आमिर सुहेल हो, माजिद खान हो, सादिक मोहम्मद हो, या मुझे मुडी जैसे नजर हो। लेकिन एक एंड से, जैसे मोहसिन खान भी थे, एक एंड से हमारे हमेशा से एक पावर प्लेयर, पावर पावर हिटर तो नहीं बोलूंगा, रन जरूर बनते थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों ने ब्लॉक कर दिया है। दोनों ने जब ब्लॉक किया है तो दोनों ही आउट हो जाते हैं, तो ये बड़ा इश्यू आ गया है। तो इनका जो हेड कोच का जो सोच है ना, उसको तब्दील करना पड़ेगा। दोनों एंड को ब्लॉक नहीं किए जाते कभी भी, और दोनों एंड से मारा नहीं जाता कभी। बिल्कुल, आपने सही कहा राशिद भाई, ये सब नोट कर रहे हैं ये बात कि वाक़ई ऐसा हो रहा है कि बहुत ज़्यादा डॉट बॉल्स भी हो रही हैं, चाहे वो टी20 हो या वनडे हो, शायद प्लेयर्स अपनी पोज़ीशन के लिए खेलते हैं या कोच की तरफ से उनको हिदायत मिलती है। तो मिसबा को हमेशा से एक तासुर उनके बारे में यही है कि बड़े डिफेंसिव हैं प्लेयर भी, वो अब एज़ अ कोच भी। तो आप क्या समझते हैं, क्या वक़्त आ गया है कि पाकिस्तान को कोई कोच चेंज करना चाहिए? जदीद क्रिकेट से जो हम आहंग है वैसा कोई कोच लेना चाहिए या मिसबा ही अपने आप को चेंज कर लें? यार बड़ा टाइम बड़ा मुश्किल है। अब तो इतना बड़ा डिसीजन वर्ल्ड कप से पहले लेना, ले भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा पास्ट में हुआ है, बड़ी बड़ी टीमों ने बड़े बड़े कोचेस चेंज किए हैं। लेकिन मैं इस पे नहीं जाऊंगा कि कोच चेंज किया जाए। सिर्फ कोच, एक कोच से काम नहीं होता, हेड कोच का काम है ना, प्लेयर्स के ऊपर क्या है, उनके माइंड में क्या चल रहा है। और उसकी पूरी टीम है, एक सिलेक्शन कमेटी की भी इसकी जिम्मेदारी है ना, कि हम अगर शुरू से लेते हैं कि कौन क्यों किस परफॉर्मेंस के ऊपर टीम में आया है। शादाब की बात चल रही है, फ़हीम अशरफ की बात चल रही है, हारिस रऊफ की बात चल रही है, दीगर और प्लेयर्स हैं वो टीम के अंदर आए। क्या इससे अच्छे प्लेयर हमारे मौजूद नहीं थे? हमने शोएब मकसूद को टी20 के लिए सिलेक्ट किया, लेकिन हम उसको वनडे में खिला रहे हैं। तो ये हमारी अपनी गलतियां हैं ना। सरफराज को मैं ये समझता हूँ 6 नंबर सरफराज को खेलना चाहिए था वनडे में, या सऊद शकील तो खेल ही रहे थे, सरफराज को खेलना चाहिए था, क्योंकि वनडे यार सऊद शकील परफॉर्मेंस जो दे के आया है वो टी20 में दे के आया है। तो छक्के थोड़ी लगवाने उसे वनडे में, वो वही मेथड उनका वही था। तो हेड कोच की आपने बात की, मिसबाह मैं नहीं समझता कि इतने हमारे पास इतना टाइम है। बहुत सारी गलतियां हैं, फिर हम मिसबाह पे थोड़ी करेंगे। हम 3 मैच हारने के बाद सारा मिसबाह पे सारा का सारा नहीं डाल सकते। हाँ, गलतियां होती हैं, सिलेक्शन में गलतियां होती हैं, क्योंकि वो सिलेक्शन कमेटी की भी गलती है, इसमें बाबर आजम की भी होगी, जो सिलेक्शन क्राइटेरिया इन्होंने रखा होगा उसमें मिस्टेक हुई है। हम मिसबा को चेंज कर देते हैं या वकार को चेंज करते हैं, उससे लड़के तो वही है ना, खेलना वही है। हाँ, कोई ऐसा शख्स आए जो कि आपके अप्रोच को चेंज कर दे, खेलने के स्टाइल को चेंज कर दे। वो बोले यार मुझे नहीं चाहिए ओपनर, नहीं चाहिए, मैं अपने ओपनर लेके आऊंगा, और वो आके परफॉर्म करें, गारंटी किसी चीज़ की भी नहीं है। तो ये वाले लोग पाकिस्तान में वो कम लोग हैं। वकार यूनुस एक बेहतरीन बॉलर रहे, बहुत ही ज़बरदस्त। मैं हमेशा से विकी को मैं खुद भी बोलता हूँ कि पाकिस्तान के चंद सिर्फ क्रिकेट के नहीं स्पोर्ट्स मैन है जिनमें से उनके टॉप 5 के अंदर नाम आता है, लेकिन एज ए कोच वो परफॉर्म नहीं कर पाए। एज ए कमेंटेटर वेरी गुड, एज ए फ्रेंड बहुत अच्छे, लेकिन परफॉर्म नहीं कर पाए। मैं और फास्ट बॉलर की बात करूंगा, वसीम अकरम की करता हूँ या इमरान खान साहब की करता हूँ। एज ए कैप्टन इन्होंने बैट्समैन प्रोड्यूस किए हैं, अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें, अंडर इमरान खान उन्होंने बैट्समैन प्रोड्यूस किए हैं। अंडर वसीम अकरम उन्होंने बैट्समैन प्रोड्यूस किए हैं। अंडर इंजमाम उल हक मेरे नहीं ख्याल के बैट्समैन प्रोड्यूस किए हों। अंडर मिसबा उल हक हमने बैट्समैन प्रोड्यूस नहीं किए। अंडर इवन बाबर आजम अभी जो आए हैं, इसमें भी बैट्समैन प्रोड्यूस नहीं किए। तो फास्ट बॉलिंग कैप्टन बनना आपको नजर भी नहीं आ रहा। वो ज्यादा बेहतर टीम बना सकता है। जो पाकिस्तान की हिस्ट्री जो मैं देखता हूँ, हो सकता है गलत हूँ, लेकिन मैं इस तरह से देख रहा था, सोच रहा था कि यार उस जमाने में ये बैट्समैन क्यों आ रहे थे, कप्तान कौन था उस जमाने में? वसीम अकरम के जमाने में बैट्समैन क्यों आना शुरू हो गए थे? जो बैट्समैन कप्तान होता है ना, वो शायद किसी ना किसी का रास्ता रोकता हो। मैं गारंटी के साथ नहीं कह रहा। हमारे ज़माने में कुछ कैप्टन गुजरे हैं जिन्होंने, सामने बात हुई है कि यार इनको बैट्समैन को नहीं आना, तो हम लोग काफ़ी हैं, हम लोग को मतलब कि एक ग्रुप काफ़ी है। तो यहाँ पे हमें सोचना पड़ेगा यार, क्या कोई गलती तो नहीं हुई कि हमने एक बैट्समैन को कप्तान बनाया हुआ है? मे बी हो सकता है हम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे अच्छे बैट्समैन।
तो बहुत सारी डिटेल है यार, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यहाँ सवाल आपका था मिसबाह उल हक का। मैं भी 50-50 हूँ, लेकिन ये 3 मैच हारने के बाद मैं सब कुछ उसके ऊपर नहीं डाल सकता। वकार यूनुस साहब का तो आपने खुद ही इसी मिसबा के साथ ही बता दिया जवाब, लेकिन जो आपकी बात है उससे मुझे ये लग रहा है कि शायद कहीं आपको ये महसूस होता है कि बाबर आजम भी बैट्समैन को कोई रास्ता रोक रहे हैं। नहीं, बाबर तो बड़ा प्लेयर है ना, मतलब कि वो तो, यार मैं तो पैसे दे के देखना चाहूंगा ना बाबर को, तो वो तो ऐसा प्लेयर है। हालांकि आजकल बहुत बिजी था तो, लेकिन कल वो बैटिंग कर रहा तो मजबूर बैठ गया है ना। तो बाबर तो ऐसा प्लेयर है, बाबर नहीं रोक रहा। मैं मिसबा की बात करना चाह रहा था कि वो जिस तरह के माइंड सेट प्लेयर थे ना, वो जिस तरह के थोड़ा स्लो वाले, फास्ट बड़ा डिफरेंट सोचता है। ठीक है ना। जैसे आप, और किस तरह समझाऊं, लिखारी जो होता है, जैसे आप लोग लिखने वाले डिफरेंट सोच के लिखते हैं, लेकिन टीवी पे स्क्रीन पे डिफरेंट बोलना पड़ता है, तो डिफरेंट अप्रोच हो गई। इसी तरह बॉलर और बैट्समैन अलग तरीके से क्रिकेट देखते हैं, अलग तरीके से क्रिकेट सोचते हैं। अच्छा बॉलर जो होता है ना, वो बैट्समैन को पिक कर लेता है, यार ये बैट्समैन है जो कि मुझे अच्छा लग रहा है, शॉर्ट ऑफ लेंथ को अच्छा कट खेल रहा है, पुल खेल रहा है, तो वो उसको लेके आता है टीम में। जो जो बैट्समैन होता है, वो डॉट बॉल देख रहा है, यार अच्छा खेल रहा है, वो दूसरे माइंड से देख रहा है, यार टेक्निक अच्छी है, मुझे टेक्निक नहीं चाहिए वनडे में, यार मुझे नहीं चाहिए, मुझे बल्ला चलता हुआ नजर आना चाहिए। टेस्ट मैच में हाँ टेक्निक चाहिए, तो टेस्ट मैच में लेके चलना है। तो ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ। सऊद शकील की जैसे बात है, 4 साल तो वे आपने वेस्ट कर दिए ना उसके, तो उस ज्यादा टैलेंट था ही नहीं पाकिस्तान में जब वो आया था, अंडर 19 से आया था। जब पीटीवी में आया मेरे सामने था, जब वो खेल रहा था, वो पीक पे था अपनी, आपने उसको खिलाया ही नहीं यार, कहीं पे लिफ्ट ही नहीं कराई कहीं पे भी। मजबूरन अब खिलाया थोड़ा वनडे में। वो आपका टेस्ट का बेहतरीन बैट्समैन था, उस्मान सलाउद्दीन था। हमने लाइकिंग डिसलाइकिंग में बहुत सारे प्लेयर्स को मौका ही नहीं दिया। अब रिकॉर्ड में देख रहा था उस्मान सलाउद्दीन का, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, तो बीच में एक आध सीजन है, सारे सीजन में हमने परफॉर्म किया हुआ है यार। कोकोबुरा बॉल नहीं थी उस जमाने में, ड्यूक बॉल थी, वो कहीं सेलेक्ट नहीं होता। तो लाइकिंग डिसलाइकिंग है ना, तो ये नहीं होनी चाहिए, आपको स्ट्रिक्ट होना चाहिए। पाकिस्तान टीम की टीम बन रही है, किसी की पर्सनल शख्सियत की टीम नहीं बन रही। तो गलतियां हुई हैं यार, सिलेक्शन में गलतियां हुई हैं अभी भी, पास्ट में भी हुई हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, जैसे ताबिश इतने अरसे परफॉर्म करते रहे, उनको अभी खिलाया नहीं, इतना लेट खिलाया। फवाद खुशकिस्मत है कि उनको सेकंड चांस मिल गया और परफॉर्म भी करके बहुत सारा टैलेंट इस तरह से जाया हुआ है। अच्छा खुर्रम रशीद भाई, मंजूर है, खुर्रम मंजूर आपके सामने है। बिल्कुल, आपको क्या लगता है कि आप पाकिस्तान टीम को यूनुस खान की कमी महसूस हो रही है एज अ बैटिंग कोच? यार डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच है, यूनुस खान डिफरेंट है ना, उसको तो काम चाहिए यार, ये तो सोचे नहीं, बहुत ज्यादती की है पीसीबी ने। पीसीबी को नहीं मैं इल्जाम देता, एक एक शख्स ने जिसने भी किया बहुत बड़ी गलती की है। ऐसे ट्रीट करते हैं अपने प्लेयर्स को, वो उसको पता है कि वो रिएक्ट करता है, जानबूझ के किया क्या आपने। तो यूनुस खान तो आपका, देखिए काम कर, मुझे काम करवाना है, मैं सलीम खालिक साहब को मुझे पता है कि ये काम करेंगे तो मैं दे दूंगा काम, सारी जिम्मेदारी उनको दे दूंगा मैं, हर बात पे नहीं पूछूंगा उनसे, क्योंकि इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी वो उनकी है। तो बड़ा बिग लॉस है पाकिस्तान का, यूनुस खान पाकिस्तान टीम के साथ नहीं है, या किसी हिस्से में नहीं है। हाई परफॉर्मेंस सेंटर हो जाए या पीसीबी की जो एलीट पैनल होता है उसके अंदर हो जाए, यूनुस की सख्त जरूरत है पाकिस्तान टीम को। मोहम्मद वसीम के साथ आपका ताल्लुक रहा, साथ काफी आप लोगों ने टीवी पे भी काम किया, तो आप क्या समझते हैं उनकी एज अ चीफ सेलेक्टर परफॉर्मेंस ठीक है, मुतमईन है आप? कुछ आपकी बातों यार से दो, ऐसा लग रहा है सिलेक्शन भी इतनी अच्छी हुई। नहीं मैं तो हमेशा से देखो वसीम के सामने भी यही बात करता हूँ, उनके पीछे भी यही बात करता हूँ। 2-3 चीजें बहुत अच्छी की हैं जिससे फायदा भी हुआ है। देखें, एक हसन अली वापस, अब कोई बात नहीं कर रहा हसन अली की, हसन अली को मोहम्मद वसीम वापस लेके आके टेस्ट मैच में उन्होंने खिलाया है। ठीक है, वरना कोई चांस नहीं ले रहा था उनकी फिटनेस के ऊपर। दूसरा, नोमान आए, उन्होंने टेस्ट सीरीज साउथ अफ्रीका के खिलाफ दोनों टेस्ट में इम्पैक्ट उन्होंने छोड़ा। लेकिन जहाँ दूसरी चीजें हैं वहाँ जो गलतियां की, तो वो गलतियां मैं अभी भी बोलता हूँ कि शान मसूद ड्रॉप नहीं होते थे, मतलब पहले ड्रॉप हो गए थे, लेकिन उसके बाद उनको लेके आना चाहिए था। चले हो गए थे, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टर तो बाहर ही नहीं होता था यार वो तो यासिर, हम यासिर जो शाह है वो भी ड्रॉप नहीं होता था जिम्बाब्वे टूर पे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो वसीम से नहीं हो पाई। सारे फैसले वसीम के नहीं है, जो मुझे अंदाज़ा होता है वसीम को भी मैं ये बोलता हूँ, जाहिर सी बात है वो
ये नहीं बोलता कि वो किसी और के हैं, लेकिन मुझे तो डाउट है ना कि किसी और के फैसले होते हैं, सारे नहीं, कुछ। एज चीफ सेलेक्टर वो अपना काम कर रहा है, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ सिलेक्शन कमेटी से। मैं सिर्फ मोहम्मद वसीम का नाम नहीं लूंगा, सिलेक्शन कमेटी की परफॉर्मेंस पे। कुछ प्लेयर ऐसे सिलेक्ट हुए जो दूर दूर तक टीम में नहीं हो सकते थे, कुछ लोग ऐसे ड्रॉप हुए जो कि टीम का हिस्सा होने चाहिए थे। जैसे T20 में आ गए हैं आजम खान, उनके ऊपर भी काफ़ी तनकीद हो रही है, और परफॉर्मेंस जो उनकी थी PSL में या उससे पहले कोई इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं थी, लेकिन वो टीम में आ गए। शर्जील के बारे में भी इसी तरह हो रहा है कि एक इनिंग पे वो आ गए। आप क्या समझते हैं, ये फैसले सही है? यार फिटनेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए, चाहे वो मैं हूँ, मोइन हो, या आजम हो, या शर्जील हो। हमें फिटनेस सिर्फ फिजिक देख के नहीं है, हमारे तो स्लिम जो प्लेयर्स हैं उनसे भी परफॉर्मेंस, उनकी फिटनेस का लेवल हाई नहीं है। कैचेस ड्रॉप होना, 25 रन के ऊपर रन आउट हो जाना, या हिट मार के आउट हो जाना, ये सब फिटनेस से ताल्लुक रखता है। स्टेमिना कितना है आपका, तो उसमें आपको मतलब कि बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वनडे क्रिकेट में। T20 में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। आजम खान थोड़ा अर्ली खिला दिया, बुला लिया, अर्ली है उनके लिए, लेकिन इतने सारे प्लेयर जो जो लोग पिछले बात कर चुके हैं, इतने सारे प्लेयर्स हमने ट्राई किए, उन नंबरों पे वो हो नहीं सके, सेट नहीं हो सके। लेकिन इस सीरीज से मैं सरफराज को भी ट्राई कर लेते 5 या 6 नंबर पे। हमने सरफराज को रखा हुआ ट्राई नहीं कर रहे, ये हम गलती कर रहे हैं। सरफराज जब खुद कप्तान थे उन्होंने अपने आप को ट्राई नहीं किया, अब टीम के साथ मौजूद हैं, लेकिन दूसरा कप्तान या टीम मैनेजमेंट वो ट्राई नहीं कर रही उनको। मुझे फेथ है कि 5-6 नंबर पे जितना फ्लॉप हुए हैं हमारे प्लेयर, चाहे वो इस वनडे में शोएब मकसूद हो जाए, या इससे पहले दूसरे प्लेयर हो जाए, खुशदिल शाह हो जाए, हुसैन तलत हो जाए, और इफ्तिखार हो गए, आसिफ अली हो गए, वह सरफराज आपको वनडे में स्पेशली, T20 में भी, तो उनको फ्लॉप होते हुए आजम को चांस मिला है कि यंग प्लेयर आया है, पावर हिटर है, अच्छी हिट मार सकता है। थोड़ा अर्ली है, लेकिन मैं फिटनेस के ऊपर बात करूंगा। एज ए हिटर या पावर हिटर, उसमें एबिलिटी है कि वो कुछ कर सकता है। शाहिद अफरीदी ने भी पिछले दिनों ये बोला था कि पाकिस्तान में अब जो है इंटरनेशनल कैप या टेस्ट कैप पाना बहुत आसान है, और अब बहुत जल्दी प्लेयर्स को मौके मिल रहे हैं। आपको क्या लगता है, वाकई ऐसा है? हाँ, अपने तो फॉर्मेट चेंज हो गए ना, तो अब देखो T20 फॉर्मेट ऐसा है कि हर PSL से या हर T20 कप से 4 प्लेयर निकलते हैं, और रिप्लेसमेंट जल्दी हो जाती है। तो क्या क्विक क्रिकेट है ना, तो आते जाते हैं, आते जाते हैं, आते जाते हैं। तो ये एक चीज फर्क पड़ा है कि T20 से हमें कैप मिल रही है, लेकिन T20 में परफॉर्म करता है, वनडे में चला जाता है, ये गलत हो रहा है। T20 का परफॉर्मर अगर बहुत अच्छा लग रहा है ना, तो फिर आप उसको वनडे में लेके जाएं। जैसे शादाब गुड T20 प्लेयर है, लेकिन हम वनडे में ट्राई कर रहे हैं 10 ओवर। मैं ये समझता हूँ कि नहीं कर सकता, कर सकता है लेकिन नहीं कर पा रहा। वही मशरफ T20 का गुड प्लेयर, वनडे में शायद नहीं कर पा रहा। इसी तरह और भी प्लेयर हैं, ये इन दोनों का नाम इसलिए ले रहे हैं कि आजकल इन्हीं का नाम चल रहा है दोनों का, बेचारों का, लेकिन अब प्लेयर अच्छे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि, लेकिन T20, अब ये ना हो कि आप T20 में इनको ड्रॉप कर दो। होता क्या है कि शोएब मकसूद T20 के लिए सिलेक्ट हुआ है, 3 मैच में ODI खेला है, वहां परफॉर्म नहीं, T20 में नहीं खिलाएंगे। ये अप्रोच गलत है ना हमारी, जिस फॉर्मेट में लेके गए उसको खिलाओ। तो ये मेरे ख्याल से गलती कर रहे हैं। बाबर के साथ क्या करना चाहिए राशिद साहब, आपके ख्याल में? तीनों तर्ज में कैप्टन बनाया हुआ है, बैटिंग भी उनके ऊपर सारी इन्हिसार करती है, तो क्या ये उनके साथ ज्यादा तो नहीं हो रहा, या आपके ख्याल में वो कैपेबल हैं कैप्टनसी भी तीनों तर्ज में साथ करने की और बैटिंग को भी संभालने की? देखिए, एक तो सरफराज को कप्तान गलत हटाया था। सरफराज को जब कप्तानी से हटाया गया था वो गलत था। जब आप लेके आ गए, अजहर अली को लेके आए थे कैप्टन, उनको भी हटाया गया, वो भी गलत था। अब बाबर, अब इनके कप्तान मिल नहीं रहा था, कोई परफॉर्मर है ही नहीं ना। दूसरा ले दे के अब हसन है, हसन को ये बनाएंगे नहीं, तो परफॉर्मर एक ही है पाकिस्तान टीम में। और हमारे यहाँ ये है कि परफॉर्मर को हम ज़्यादातर कप्तानी देते हैं। ये हमारा ज़माना तो है नहीं कि हर दूसरे महीने में कप्तान चेंज हो रहा था। तो ठीक है, 1-2 साल कुर्बान करने पड़ते हैं कप्तान बनाने के लिए। हमारे यहाँ पाकिस्तान टीम में आने के बाद कप्तानी सिखाई जाती है, करेगा तो सीख जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता। आपका जो
कप्तान होता है ना, वो बचपन से एक लीडर होता है। जो लीडर होता है वो कप्तानी अच्छी कर सकता है। तो दोनों को कंबाइन ना करें बीच में, कप्तानी यदि लीडरशिप क्वालिटी नहीं है तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि पाकिस्तान के पास बहुत कम अच्छे कप्तान आए जो कि लीडर भी हों। तो बाबर को टीम की सपोर्ट शायद परफॉर्मेंस वाइज वैसे नहीं, वैसे तो सपोर्ट है, परफॉर्मेंस वैसी नहीं आई इस सीरीज में सिर्फ। बाकी तो जीतते हुए आ रहे हैं सारी सीरीज, लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो बुलाना मुश्किल हो रहा है कि यार बड़ी गंदी परफॉर्मेंस। लेकिन फिर भी हम मार्जिन देते हैं बाबर को कि यार T20 में अगर कप्तानी रहनी है वेस्ट इंडीज, और ये के लिए बहुत क्रूशियल है, अभी भी कह रहा हूं। वरना मुझे लगता है कि बाबर को शायद अपनी परफॉर्मेंस को सही करने के लिए वेस्ट इंडीज के बाद कप्तानी शायद शायद इसमें वो मुमकिन बात नहीं है कोई, शायद बोला जाए या वो खुद ये डिसाइड करे। अगर तो सीरीज ऊपर नीचे होती है वेस्ट इंडीज वाली स्पेशली, तो शायद वो बोले कि नहीं मैं सिर्फ बैटिंग करूंगा, कप्तानी और कोई कर ले। तीनों तर्ज में या किसी एक आध? T20 में तो ठीक है वो कप्तान ना। टेस्ट में वो मुझे जो प्रॉब्लम आ रही है ना पाकिस्तान टीम की कप्तानी की भी और टीम की भी, वो है एक फॉर्मेट है, वो वनडे है। वनडे को हमें ठीक करना पड़ेगा। हम लोग वनडे, खैर हो सकता है हम हार गए या खेल नहीं रहे काफ़ी अरसे के बाद क्रिकेट में आते हैं, तो वनडे का फॉर्मेट में शायद कह सकते हैं कि ट्राई करना चाहिए इनको, कोई हसन अली टाइप या कुछ एग्रेशन हो जिसके अंदर ना थोड़ी सी, वो कप्तान बने सिर्फ वनडे में। तो राशिद भाई, अब खबरें ये आ रही हैं कि एहसान मानी साहब को मजीद एक्सटेंशन मिल रही है 3 साल के लिए। वसीम खान भी उनके साथ हैं। तो आपके ख्याल में क्या ये फैसला ठीक होगा इन लोगों को एक्सटेंशन देना, या जिस तरह की क्रिकेट चल रही है, टीम की परफॉर्मेंस है, या ग्रास रूट क्रिकेट जो है हमारी खत्म हुई हुई है, सारे कुछ मसाइल हैं, PSL में भी आपने देखा होगा, तो इन लोगों को रखना चाहिए या नए लोग लाने चाहिए? आपका क्या ख्याल है? वही सब कुछ चेंज कर दें हम लोग, है ना। यह परफॉर्मेंस इनकी इतनी अच्छी नहीं रही क्योंकि इनकी जो सिलेक्शन है वो सही साबित नहीं कर रहे। जिस तरह टीम की सिलेक्शन होती है ना, जिनको सिलेक्ट किया है वो परफॉर्म नहीं करते तो सिलेक्शन कमेटी के ऊपर आ जाती है। अब इन्होंने जो डायरेक्टर रखे हुए हैं ना, वो परफॉर्म नहीं कर पाए। इसका मतलब है इनकी सोच, इनकी सिलेक्शन गलत है। मानी साहब की और मोहम्मद वसीम खान की सिलेक्शन गलत है यार, कि जो लोग रखे PSL में वो डिलीवर नहीं कर पाए। अगर उनके होते हुए भी PSL कराची का फ्लॉप हो जाता है और अबू धाबी जाके बड़ी मुश्किलों से उसको ख़त्म करते हैं, ये हमारे फ्लॉप है, फ्लॉप शो है ये। तो इसका मतलब है नाकामी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, चेयरमैन की और वसीम खान साहब की हुई है। उन्होंने ये एक्शन नहीं लिया कोई भी। PSL के डायरेक्टर जो थे उनको सिर्फ सोहेल सलीम को नहीं हटाते, उनको भी सैक करते। वो पावरफुल है, वो नहीं हटके नहीं दिए उन्होंने। मेरे और आपकी तरह के लोग हटाए दिए जाते हैं। तो डिसीजन जो है ना वो सख्त होने चाहिए। अभी तक कोई ऐसा डिसीजन नहीं आया सिवाय सरफराज को हटाने का, वो भी ऊपर से लगता है वो हुई है, और अजहर अली को हटाने का, वो भी ऊपर से ही हुई है। अगर सब कुछ ऊपर से ही होना है तो फिर ये हो ना हो, पाकिस्तान क्रिकेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये नहीं भी होंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट को, शायद होने से प्रॉब्लम हो रही हो। ठीक है राशिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सलीम। राशिद लतीफ़ की गुफ्तगू आपने सुनी, बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने बात की कि उन्हें ऐसा लगता है कि दौरे वेस्ट इंडीज़ के बाद शायद बाबर जो है वो तीनों तरफ में से कोई एक आध कप्तान जो है वो छोड़ दें। उनके ख्याल में हसन अली जो है वनडे में एज अ कैप्टन अच्छा इंतखाब साबित हो सकते हैं। राशिद लतीफ़ ने सिलेक्शन कमेटी की परफॉर्मेंस पे भी एकदम इत्मीनान ज़ाहिर किया, और उनके मुताबिक वनडे की जो टीम है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और वनडे क्रिकेट पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी कोई तवज्जो नहीं है। उनका ये भी कहना था कि वसीम खान और एहसान मानी जो हैं, वो इतना अच्छा काम नहीं कर रहे, और वो रहें या ना रहें उससे कोई इतना फ़र्क पड़ने वाला नहीं। तो इंशाल्लाह मैं फिर किसी और गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।